नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में कक्षा 9 की विज्ञान विषय की जो राजस्थान बोर्ड की बुक और NCERT की बुक के जो 1 से 3 तक के लेसन है उनके महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को लिया गया है। आज के वीडियो में परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और बहुत सारे इफेक्टों को हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है कक्षा 9 की, उसका जो पहला लेसन है भारत और विज्ञान, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास 1 नंबर प्रश्न है, बीरबल साहनी विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो बीरबल साहनी है वो विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो किस क्षेत्र से संबंधित थे। हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, पेलियो बोटनिक क्षेत्र से संबंधित थे। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, तारा भौतिकी के क्षेत्र में काम करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो तारा भौतिकी के क्षेत्र में काम करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा थे। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका 3 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम चंद्र मिशन में चंद्रयान फर्स्ट किस दिनांक को लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक सर्जरी के पिता माना जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के पिता किसे माना जाता है। हमारे पास ऑप्शन चरक, सुश्रुत, कणाद और पतंजलि। किसको माना जाता है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के पिता माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन दिया है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी जो शाखाएं ले रखी है ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं है। तो उपयुक्त सभी आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है, लगभग सबको पता है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, पिछले युग की वनस्पति का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। पिछले युग की वनस्पति का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, पेलियो बोटनिक या पूरा वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, भौतिकी में आयनीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भौतिकी में आयनीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया। हमारे पास ऑप्शन बीरबल साहनी, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस, आर्यभट्ट। तो किसने प्रतिपादित किया था। मेघनाथ साहा ने प्रतिपादित किया था आयनीकरण सिद्धांत। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, मंगल कक्षीय मिशन कब लॉन्च किया गया। तो मंगल कक्षीय मिशन कब लॉन्च किया गया था। हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, 24 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, विज्ञान शब्द किससे संबंधित है। तो विज्ञान शब्द किससे संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन हिंदी भाषा से, अरबी, संस्कृत या उर्दू से। तो विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पौधों में संवेदनाओं की खोज की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने पौधों में संवेदनाओं की खोज की। किसने। हमारे पास ऑप्शन पहला जगदीश चंद्र बोस, 2 नंबर है सत्येंद्रनाथ बोस, 3 नंबर बीरबल साहनी और 4 नंबर है मेघनाथ साहा। तो पौधों में संवेदनाओं की खोज किसने की थी। सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। संवेदना से सत्येंद्रनाथ बोस। तो पौधों में संवेदनाओं की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। उसके बाद में हमारे पास
13 नंबर प्रश्न है, 1975 में प्रक्षेपित किया गया भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आर्यभट्ट था भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। यदि प्राकृतिक पूछे तो एकमात्र है वो कौन सा है? चंद्रमा है। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय ब्रह्मगुप्त ने जानकारी दी थी। तो भारतीय ब्रह्मगुप्त ने किसकी जानकारी दी थी? हमारे पास ऑप्शन शून्य की, हिंदू संख्या की, दशमलव की या पाई की। तो भारतीय ब्रह्मगुप्त ने शून्य की जानकारी दी थी। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, हर परीक्षा में यह प्रश्न लगभग पूछा जाता है, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जो जीव विज्ञान शब्द है बायोलॉजी वो किसने दिया था? हमारे पास ऑप्शन है 1 नंबर लेमार्क व ट्रेविरेंस, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है थियोफ्रेस्टस और 4 नंबर है रॉबर्ट हुक। तो जो जीव विज्ञान शब्द है वो किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविरेंस ने दिया था 1802 ईस्वी में। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द जो दिया था वो लेमार्क व ट्रेविरेंस ने दिया था। उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो NCERT की बुक का जो पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? तो 0 डिग्री तापमान पर जल क्या हो जाता है? जमना शुरू हो जाता है या जम जाता है। तो जल क्या होता है? जम के कठोर हो जाता है। तो जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी। तो जल एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जो उसके तीनों ही अवस्था में हमें मिलता है, ठोस में, बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में और द्रव के रूप में मिलता है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, रामू शुद्ध जल को किसी पर्क नली में गर्म करता है। पर्क नली का जल किस तापमान पर उबलना या उबलने प्रारंभ होगा? तो पर्क नली का जल किस तापमान पर उबलना प्रारंभ करेगा? हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन 173 केल्विन पर, 100 केल्विन पर, 373 केल्विन पर और 4 नंबर है 273 केल्विन पर। तो केल्विन में पूछा है, तो केल्विन पैमाने के अंदर जो हिमांक बिंदु होता है, हिम बिंदु होता है, वो 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन पर क्या होगा? पानी होगा वो बर्फ में बदलेगा। लेकिन 373 केल्विन पर क्या होगा? पानी उबलना प्रारंभ करेगा। तो इसके अंदर 373 केल्विन ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है? तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, जिसमें बाहर होता है द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है उसको द्रव्यमान कहा जाता है। पदार्थ किसके द्वारा बनता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे कण हैं बिल्कुल पास पास में पाए जाएं, यदि पदार्थ के अंदर बिल्कुल पास पास में पाए जाए तो पदार्थ जो बनेगा वो किस अवस्था में? ठोस में बनेगा। यदि ये कण थोड़े थोड़े दूर हो, ठोस की अपेक्षा थोड़े थोड़े दूर हो, तो द्रव अवस्था का निर्माण होगा। यदि ये कण बहुत दूर दूर हो, इनके बीच आकर्षण बल क्या हो? बहुत कम हो, तो किसका निर्माण होगा? पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस का निर्माण होगा। तो सबसे कम आकर्षण बल जिन कणों के बीच होता है पदार्थ की, वो कौन सी अवस्था होती है? गैस होती है। सबसे अधिक पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है? तो गैसीय अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है और ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है। तो शुद्ध बर्फ का गलनांक कितना होता है? शुद्ध बर्फ का गलनांक 273 केल्विन
होता है। शुद्ध बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, किसी ठोस से सीधे गैस अवस्था प्राप्त करने वाले पदार्थ का गुण है। तो किसी ठोस है, कोई ठोस पदार्थ है, वो सीधा द्रव में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है, तो ऐसा जो गुण है पदार्थ का क्या कहलाता है? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 1 नंबर जो दे रखा है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसके बाद में 22 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पास्कल मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर में किसको मापा जाता है? घनत्व को मापा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 25 नंबर हमारे पास प्रश्न है, संपीड्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो संपीड्यता का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। सबसे अधिक गैस में और सबसे कम पूछे तो ठोस में पाया जाता है। सबसे कम ठोस में और सबसे अधिक गैस में पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था कौन सी है जिसमें आकार व आयतन निश्चित होता है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। बिल्कुल जो कण पास पास होते हैं, इसके पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल यदि पास पास में हो, उनके बीच आकर्षण बल भी क्या होगा? अधिक होगा, जिसके कारण पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित हो जाएगा। तो ऐसी जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? ठोस होती है। और जिसका आकार व आयतन अनिश्चित होता है वो कौन सी होती है? गैस होती है। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ेगा तो कण जो होंगे उनकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गति बढ़ती है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त गैस है। तो रसोई घर के अंदर जो खाना बनाते हैं उसके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या चीज या क्या शर्त अनिवार्य है? तो किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए निम्न तापमान होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर, कोई शुद्ध पदार्थ है उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला दें तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? जो मिश्र धातु होते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, तो उनके जो गलनांक होते हैं वो मूल धातुओं से क्या होते हैं? कम होते हैं या निम्न होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक। अब दाब बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और दाब के घटने से द्रव का क्वथनांक घटेगा। तो यहाँ पे दाब बढ़ने से पूछा है तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, बढ़ेगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? चांदी की जो ऊष्मीय चालकता होती है वो तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? तो आपको पता है कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, विकिरण और संवहन। तो ठोसों के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में विकिरण, सूर्य का प्रकाश जो हमें मिलता है वो विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। संवहन द्वारा जल के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण, जल जो गर्म होता है, ठीक है ना, वो किसके कारण होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। तो संवहन गैसों में जो परिवहन होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? या ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो कौन सी विधि होती है? विकिरण विधि होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होगा, क्या होगा? यदि बर्फ है उसके ऊपर दाब बढ़ा दें तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके बाद में हमारे पास विशेष तथ्य हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे पास 1 नंबर तथ्य, एक वायुमंडलीय दाब का मान, एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। 2 नंबर पॉइंट हमारे पास, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है वो केल्विन होता है, जिसको के से लिखा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट हमारे पास, पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं होती है। अभी हमने बात किया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है हमारे पास, सूर्य व तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होती है। तो सूर्य व तारों में जो चमक पैदा होती है वो प्लाज्मा के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट हमारे पास, द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव होता है जिसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद जो द्रव होता है वाष्प के रूप में उड़ता है ऊपर, और वह वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की ठोस अवस्था में कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसमें कणों के मध्य जो परमाणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिस कारण पदार्थ ठोस बनता है। 8 नंबर पॉइंट है हमारे पास, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है। कोई ठोस पदार्थ है वह क्या है? द्रव अवस्था में बदलता है, तो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है और ठोस से वह द्रव अवस्था में आती है, तो वह तापमान क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, 9 नंबर पॉइंट है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। द्रव क्या है? गैस अवस्था में आता है, तो या उबलना प्रारंभ करता है, तो वो क्वथनांक कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना या द्रव गैस अवस्था में बदलता है तो वह क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि सेल्सियस में पूछे कि जल का क्वथनांक, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन होता है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर पॉइंट है, ठोस का सीधे गैस में बदलना। ठोस है, ठोस का द्रव में न बदलकर सीधा ही किस में बदल जाना? गैस में बदल जाना। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसके बाद में 12 नंबर पॉइंट हमारे पास, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धातु जो होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उसके बाद में 13 नंबर
पॉइंट हमारे पास टंगस्टन का गलनांक सबसे उच्च होता है। जो टंगस्टन है उसका गलनांक सबसे उच्च होता है। 14 नंबर हमारे पास पॉइंट है सोडियम पोटेशियम के गलनांक तथा कवतनांक न्यून होते हैं। जो सोडियम पोटेशियम है उनके गलनांक और कवतनांक उच्च न्यून होते हैं। 15 नंबर पॉइंट हमारे पास तापमान एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें ठंड व गर्माहट का एहसास करवाती है। जो तापमान होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, वो हमें ठंडे व गर्म का एहसास कराती है। उसके बाद में तापमान से संबंधित पैमाने होते हैं। 4 प्रकार के पैमाने होते हैं। ये पैमाने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा की दृष्टि से 1 या 2 प्रश्न से संबंधित पूछा जाता है। जैसे रीट के अंदर 2016-2018 के अंदर पूछा गया कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, निम्न में से कौन सा अलग है। जैसे मान लो प्रश्न आया था केल्विन पैमाने के बारे में, हम यहाँ पे पैमानों के बारे में बात करते हैं। तो ताप के पैमाने 3 प्रकार के पैमाने। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस पैमाना। तो सेल्सियस जो पैमाना होता है उसमें हिमांक जो बिंदु होता है, हिमांक बिंदु का अर्थ होता है जो उसका न्यून पॉइंट होता है। न्यून पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है उसका कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक बिंदु कितना होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। और जो भाप बिंदु या कवथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में हमारे पास फ़ारेनहाइट पैमाना। जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उसका हिमांक बिंदु पूछे तो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री पे वो क्या होगा जमना शुरू करेगा। उसके बाद में यदि उसका भाप बिंदु पूछे, उसका कवथनांक बिंदु पूछे तो कितना होगा फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद में रियूमर पैमाना। रियूमर जो पैमाना होता है उसका जो हिमांक बिंदु होता है उसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री रियूमर। और जो भाप बिंदु होता है, जो कवथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है 80 डिग्री रियूमर होता है। उसके बाद में केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जो होता है उसका जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन होता है। हिमांक का अर्थ होता है कि जैसे हम पूछ लें कि जल का गलनांक बिंदु या गलनांक बिंदु कितना होगा 273.15 केल्विन। उसके बाद में भाप बिंदु या उसको बोलते हैं कवथनांक बिंदु, जल उबलना प्रारंभ करेगा कितने डिग्री तापमान पर, केल्विन के कितने डिग्री तापमान पर उबलना प्रारंभ करेगा 373.15 केल्विन पर वह उबलना प्रारंभ करेगा। तो केल्विन का हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन और भाप बिंदु जो होता है 373 केल्विन होता है। उसके बाद में हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि तापमान के मान को डिग्री में दर्शाया जाता है। ये सबको पता है कि तापमान को डिग्री में ही लिखा जाता है, परंतु केल्विन एक ऐसा पैमाना है जिसके मान को डिग्री में नहीं दर्शाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि केल्विन तापमान को हमेशा डिग्री में दर्शाया जाता है, सबको पता है, लेकिन केल्विन है यहाँ पे देख लो केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री कितने के बराबर होती है 60 मिनट के बराबर होती है। उसके बाद में हमारे पास सजीवों में या जीवों में सर्वाधिक शरीर का तापमान किसका होता है बकरी का होता है। सर्वाधिक तापमान किसका होता है बकरी का होता है। उसके बाद में न्यूनतम किसका होता है चींटी का होता है। जीवों में सर्वाधिक तापमान बकरी का और न्यूनतम सबसे कम किसका होता है चींटी का होता है। उसके बाद में हमारे पास शरीर के तापमान की गणना थर्मामीटर नामक यंत्र द्वारा की जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शरीर के तापमान की गणना थर्मामीटर नामक यंत्र द्वारा की जाती है। और डॉक्टर हमारे शरीर के तापमान की गणना, डॉक्टर हमारे शरीर की जो तापमान ज्ञात करता है वो फ़ारेनहाइट पैमाने से ज्ञात करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है कि तापमान के सभी पैमाने धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मान को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि तापमान के जो पैमाने होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन परंतु केल्विन हमेशा धनात्मक मान को ही दर्शाता है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2018 रीट के अंदर पूछा गया था कि कौन सा मान संभव नहीं है, तो एक मान के पीछे माइनस पता नहीं इतना लिखा था, 27 डिग्री पता नहीं कितना लिखा था, तो माइनस कभी नहीं हो सकता, केल्विन कभी माइनस नहीं हो सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है। उसके बाद में हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर का तापमान भिन्न भिन्न पैमानों के अंदर भिन्न भिन्न होता है। तो किस में कितना होता है, तो सेल्सियस के अंदर होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि सेल्सियस पैमाने के अंदर मनुष्य के शरीर का तापमान पूछे तो कितना होता है, 36.9 डिग्री, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में फ़ारेनहाइट, डॉक्टर इसी पैमाने को यूज करता है। तो फ़ारेनहाइट के अंदर हमारा शरीर के तापमान कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होता है। कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है, इसकी डिग्री नहीं लगती है। उसके बाद रेयूमर में पूछे तो 30 डिग्री रेयूमर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री, उसके बाद में केल्विन में 310 केल्विन और रेयूमर में 30 डिग्री रेयूमर होता है। उसके बाद में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। उसके बाद में हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसका जो 2 नंबर लेसन है पदार्थ की संरचना एवं अणु, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है, महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने जानकारी दी थी, महर्षि कणाद ने। कब दी थी, 500 ईसा पूर्व दी थी, ये भी याद रखना। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है। तो ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ओजोन का जो अणु होता है वो ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन जो होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन की जो परमाणुकता होती है, ऑक्सीजन की परमाणुकता होती है, कितनी होती है, 3 होती है। अब परमाणुकता किसे कहा जाता है देख लेते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे ये ओजोन का क्या है, परमाणु है, ओजोन का क्या है, अणु है, और इसके अंदर ओजोन के अणु के अंदर कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के 3, तो यही उसकी क्या होगी, परमाणुकता होगी। तो परमाणुकता किसे कहा जाता है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है, वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है, द्रव क्या होगा आपकी बात, ठोस में बदलेगा, तो क्या कहलाएगा। हमने अभी बात की कि जो हिम बिंदु होता है हिमांक कहलाता है, जिसपे द्रव क्या है, ठोस में बदलता है। तो द्रव ठोस में बदलता है उसको हिमांक कहा जाता है। और ठोस यदि उबलना प्रारंभ करे या द्रव उबलना प्रारंभ करे तो उच्च बिंदु को क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, मिश्रण है। तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, पित्तल, पित्तल क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे मिश्रण क्या होता है। 41 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु की जानकारी दी थी। तो सबसे पहले 500 ईस्वी पूर्व किसने दी थी, महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसको हम इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं, इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं तो अंत के अंदर एक छोटा सा, बिल्कुल जो आंखों से दिखाई नहीं देगा ऐसा कण बच जाएगा, जिसको और अब आगे विभाजित या काट नहीं सकते। तो ऐसे कण को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। तो परमाणु को सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था। उसके बाद में हमारे पास परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, परमाणु की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। अब खोज का सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया, महर्षि कणाद ने, लेकिन रासायनिक प्रयोगों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा प्रयोग करके जो विस्तार से बताया कि इस प्रकार से यदि पदार्थ होता है उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उनको परमाणु कहा जाता है। विस्तृत रूप से बताया
प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित करके बताया, तो सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया था। इसलिए परमाणु की खोज का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, परमाणु का आकार लगभग होता है। तो परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 45 नंबर प्रश्न है, जॉन डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित था? हमारे पास ऑप्शन दिया, पहला रासायनिक संयोजन के नियम पर, बिल्कुल सही है। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था, बिल्कुल सही है। 2 नंबर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर भी आधारित है था उनका मॉडल। उसके बाद में 3 नंबर है निश्चित अनुपात के नियम पर, यह भी बिल्कुल सही है। तो जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वह इन 3 नियमों पर आधारित था। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई किन्हें माना जाता है? परमाणु को माना जाता है। तो पदार्थ का जो निर्माण होता है, पदार्थ का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? परमाणु के द्वारा होता है। पदार्थ की संरचना जो निर्धारित करता है कौन बनाता है? परमाणु बनाता है। और शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो होती है कोशिका होती है। उसके बाद में हमारे पास परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण या रूप परमाणु कहलाता है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। मतलब क्या होता है? यह पदार्थ है, इसको हम इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो अंत के अंदर ऐसा कण बच जाएगा जिसको और आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे। उस कण को हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ये परमाणु क्या होगा? अकेला नहीं रह पाएगा, अकेला नहीं रह पाएगा। यह दूसरे परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध द्वारा जुड़ के ही रह सकता है, अकेला यह नहीं रह सकता। और यह परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है। तो ये ध्यान रखना, पदार्थ का सबसे छोटा कण, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसको परमाणु कहा जाता है। उसके बाद में जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जैसे कार्बन का परमाणु है, एक कार्बन का परमाणु, ये भी दूसरा कार्बन का परमाणु, जब 1 या 1 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अणु कहा जाता है। जैसे हमारे पास ये जल का अणु है, ये जल का अणु है। जल में क्या हुआ कि ये तो हाइड्रोजन का परमाणु है और ये भी क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर इस संरचना का निर्माण हुआ, उसको बोलेंगे अणु बोलेंगे। तो क्या है कि जो परमाणु है, परमाणु तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं या लेते हैं, लेकिन जो अणु हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उसके बाद में हमारे पास तत्व किसे कहा जाता है? तो तत्व किसे कहा जाता है? पदार्थ के बिल्कुल शुद्ध रूप को, पदार्थ के बिल्कुल शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। अब तक 180 तत्व खोजे जा चुके हैं। जैसे मान लो अणु के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो जल है, जल के अंदर एक हाइड्रोजन जुड़ी, फिर ऑक्सीजन जुड़ी और फिर हाइड्रोजन जुड़ी, इस प्रकार। लेकिन तत्व क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के अंदर जैसे कार्बन का है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो उसके अंदर सारे के सारे जो परमाणु होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? कार्बन के ही होंगे। तो ऐसा जो संरचना होगी जिसके अंदर एक समान अणु होंगे, एक ही पदार्थ के अणु होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? तत्व कहेंगे। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, उनमें से 92 तो प्राकृतिक है और 93 के बाद 118 तक जो भी तत्व है उनको मानव निर्मित कहा जाता है। उसके बाद में यौगिक किसको कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे जल और नमक। जैसे जल को आप कहीं से भी ले लो, विदेशों से ले लो, हमारे देश से ले लो, जो जल का रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? H2O होगा। मतलब जल कहीं से ले लो, उसके अंदर 2 तो हाइड्रोजन होगी और 1 क्या होगी? ऑक्सीजन होगी।
तो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा जल और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। कहीं से भी आप जल को ले लो तो उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होगा। जब निश्चित अनुपात हो, परमाणुओं का निश्चित अनुपात हो, तो ऐसी जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु भाग ले और उनका अनुपात, उन परमाणु का अनुपात क्या हो, निश्चित हो, तो ऐसी संरचना यौगिक कहलाती है। उसके बाद में मिश्रण क्या होता है, ये इसके विपरीत है बिल्कुल। मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु भाग ले और उन परमाणुओं का जो अनुपात हो वो अनिश्चित हो, उनकी जो मात्रा हो वो निश्चित न हो, तो ऐसी जो संरचना बनेगी उसको बोलेंगे मिश्रण कहेंगे। और जैसे उदाहरण हो गया वायु, जैसे अपने घर के अंदर होता है, जैसे अपने सब्जी बनाते हैं, सब्जी के अंदर कोई चीज नाप तोल के नहीं डालते हैं, आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं, तो सब्जी क्या हो जाएगी, मिश्रण कहलाएगी। उसके बाद में हमारे पास NCERT बुक का जो 2 नंबर लेसन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातीज पदार्थ कौन सा है, हमारे पास कपूर, नेफ्थलीन, सोडियम और अमोनियम क्लोराइड। इसके अंदर हमारे पास जो दे रखा है कपूर, नेफ्थलीन, सोडियम और अमोनियम क्लोराइड, तो इसके अंदर जो हमारे पास ये तो लगभग सभी, जो इसके अंदर 3 नंबर दे रखा है, निम्न में से ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सोडियम जो है वो ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है। अब होता क्या है, ऊर्ध्वपातीज पदार्थ किसे कहा जाता है, यानी वे पदार्थ जो जिनको गर्म करें, गर्म करने पर वो ठोस होते हैं, ठोस से सीधे क्या होते हैं, गैस में, वाष्प में बदल जाते हैं, उनको ऊर्ध्वपातीज पदार्थ कहा जाता है। यदि हम देखो कौन से पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर सीधे ही ठोस से गैस में बदल जाते हैं, तो इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, अनेक आय, ऐसे यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड, ने से नेफ्थलीन और कै से कपूर, आ से आयोडीन, ए से एंथ्रासीन। अब ये जो पदार्थ है वो सारे ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है। अमोनिया जो होती है, अमोनिया क्लोराइड जो होती है, उसको यदि गर्म करें तो गर्म करने पर क्या होगी, वो सीधी वाष्प में बदल जाएगी। नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन की गोलियां आती है उनको यदि गर्म कर दें तो वो सीधे वाष्प में बदल जाएगी। कपूर, आयोडीन और एंथ्रासीन, ये जो सारे के सारे पदार्थ है वो ऊर्ध्वपातीज पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न, समागी मिश्रण का उदाहरण है। समागी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें 2 पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे मान लो हमारे पास जल है, जल के अंदर हमने चीनी को डाल दिया, डालने के बाद उसको घोलते हैं, घोलने के बाद जल के अंदर चीनी दिखाई नहीं देती है, घुलने के बाद क्या होती है, चीनी जल के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। या दूध के अंदर शक्कर को घोलते हैं, घोलने के बाद शक्कर दूध में दिखाई नहीं देती, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, जिसमें अवयव आपस में दिखाई नहीं दे, 2 पदार्थों को घोलने पर दूसरा पदार्थ दिखाई नहीं दे, तो ऐसा मिश्रण समागी मिश्रण कहलाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। शक्कर व दूध का जो मिश्रण है, यानी दूध के अंदर यदि शक्कर मिला दें, शक्कर घोल दें, तो ऐसा जो मिश्रण बनेगा वो समागी मिश्रण बनेगा। उसके बाद में जैसे रेत व लोहे का मिश्रण, अपने पता है कि रेत के अंदर लोहा मिला दे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, तो ऐसा जो मिश्रण होता है वो विस्मागी मिश्रण होगा। इसी प्रकार मिट्टी व पानी का मिश्रण, मिट्टी के अंदर यदि पानी मिला दें तो मिट्टी और पानी अलग अलग दिखाई देंगे, तो ऐसा विस्मागी मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद तेल व पानी का मिश्रण, तेल व पानी, पानी के ऊपर तेल डाल दें तो तेल अलग ही दिखाई देता है, तो ऐसा मिश्रण विस्मागी मिश्रण होता है। तो विस्मागी मिश्रण कौन सा होता है, जिसमें दोनों अवयव पृथक पृथक दिखाई देते हैं। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, विस्मागी मिश्रण है, तो विस्मागी मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। विस्मागी मिश्रण किसको कहा जाता है, ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है। तो दूध से क्रीम को किस प्रकार पृथक किया जाता है, तो किस विधि द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। उसके बाद में 51 नंबर प्रश्न है हमारे पास, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में सहायक विधि है। तो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है उसको शुद्ध क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किया जाता है।
52 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वायु के घटकों को पृथक किया जा सकता है। तो वायु के घटकों को पृथक किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है 9th की, उसका जो 3 नंबर लेसन है परमाणु संरचना, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसके बारे में हम अगले लेसन के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास 53 नंबर प्रश्न है, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। तो इसके अंदर प्लम पुडिंग जो मॉडल था वो किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। इसको क्रिसमस केक भी कहा जाता है। इसके बारे में अगले लेसन के अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास 53 नंबर प्रश्न है, परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद में हमारे पास 54 नंबर प्रश्न है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? थॉमसन ने बताया था। थॉमसन ने बताया था परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। उसके बाद में हमारे पास 55 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि किसी परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? द्रव्यमान स्थिति कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आपको बता दें कि द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? इसी प्रकार ये परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, टोटल जो संख्या होती है वो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ये जो द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो हमारे पास प्रश्न दिया है, किसी तत्व के परमाणु में 2 तो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन हमने लिख लिए और 2 ही क्या है? न्यूट्रॉन है। तो इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन का तो लिखा नहीं है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? P प्लस में N की संख्या का योग क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो P प्लस में N का योग, मतलब P मतलब प्रोटॉन कितने लिए? 2 और न्यूट्रॉन कितने? 2। तो इनकी संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या होती है। योग कितना इनका? 4। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 57 नंबर प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद में हमारे पास 58 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता किन्हें माना जाता है? जेम्स चैडविक को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो इनकी खोज करता है, जैसे परमाणु के मूलभूत 3 कण होते हैं, परमाणु 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, आगे पढ़ेंगे कि उनकी ट्रिक है याद करने की खोजकर्ता की। ईटा पर पग नाचे, ईटा पर पग नाचे। तो ई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहां से ई से पहला जो ई दे रखा है इसका इलेक्ट्रॉन, टा से यहाँ पे बनाएंगे टॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने या थॉमसन ने की थी। उसके बाद पर, पै से प्रोटॉन, पै से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, और रै से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब कुछ के अंदर क्या लिखा होता है? प्रोटॉन के आगे गोल्डस्टीन भी लिखा होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे पग, पै से प्रोटॉन और गै से गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद में नाचे, ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो ये महत्वपूर्ण ट्रिक थी जो आप आसानी से याद रख सकते हो। उसके बाद में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और यदि चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश की खोज किसने की थी? मिलिकन ने की थी। हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। उसके बाद में 60 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो
परमाणु के अंदर आपको पता है कि 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनके अंदर 2 कण तो स्थायी होते हैं जिन पे आवेश पाया जाता है, और ऐसा कण होता है जिसपे कोई आवेश नहीं पाया जाता, तो वो न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन को अस्थायी कण माना जाता है। उसके बाद में 61 नंबर प्रश्न है हमारे पास, परमाणु संख्या तो Z। अब परमाणु संख्या को Z से लिखा जाता है, परमाणु संख्या को Z से और द्रव्यमान संख्या को A से लिखा जाता है। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमाणु संख्या यदि Z हो और द्रव्यमान संख्या A हो तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आपको पता है कि उदासीन जो परमाणु होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, उदासीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या को क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे। तो इसके अंदर परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, Z हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻10 मीटर होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में NCERT बुक का जो 3 नंबर लेसन है, परमाणु एवं अणु, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 63 नंबर प्रश्न है, परमाणु मूल रूप से होता है। तो परमाणु मूल रूप से क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन है, परमाणु धन आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु मूल रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। देखते हैं किस प्रकार उदासीन होता है। उसके बाद में देखो 64 नंबर प्रश्न हमारे पास, नाभिक होता है, परमाणु होता है, परमाणु तो क्या होता है, उदासीन। तो नाभिक क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि नाभिक जो होता है वो क्या होता है, धन आवेशित होता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार धन आवेशित होता है और परमाणु किस प्रकार उदासीन होता है। तो देखो भी, जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 3 ही कण होते हैं। अब ध्यान रखो, ये जो बीच में है परमाणु का जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहा जाता है। केंद्र को क्या बोलते हैं, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ये भी ध्यान रखना। और अब नाभिक जो होता है उसके नाभिक के अंदर 2 मूलभूत कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं नाभिक के अंदर, पूछ लेते हैं। एक तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है। अब 2 तो बता दिए, 2 मूलभूत कणों का स्थान बता दिया कि नाभिक में होता है। तो तीसरा जो कण होता है वो नाभिक के बाहर होता है, उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो पूछ लेते हैं कि नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर पाया जाता है। वर्ताकार पथ के अंदर वो चक्कर लगाता है। अब हम इनके आवेश की बात करते हैं। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आवेश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। और 2 प्रकार का आवेश होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब हम बात करते हैं, धन आवेश को प्लस से लिखा जाता है और ऋण आवेश को माइनस से लिखा जाता है। अब जो प्रोटॉन होता है उसको P से लिखा जाता है, और न्यूट्रॉन होता है उसको N से लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को किस से लिखा जाता है, E से लिखा जाता है। अब प्रोटॉन को P से लिखा जाता है, P से आप बनाओगे प्लस, क्या बनाओगे, प्लस। मतलब P पर यानी प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। प्लस का अर्थ हो गया कि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। अब हमारे पास आवेश कितने थे, 2 थे, प्लस और माइनस। और हमारे पास बंदे कितने थे, कण कितने थे, 3 थे। एक पे हमने आवेश लगा दिया, प्रोटॉन पे कितना लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब बंदे कितने बचे, कण कितने बचे, 2 बचे, ठीक है ना। तो अब देखो न्यूट्रॉन पे N से मतलब नहीं, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं पाया जाता। अब हमारे पास कण बच गया 1 और आवेश बच गया 1। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश पाया जाता है वो कौन सा होता है, माइनस आवेश पाया जाता है। तो हम एक बार फिर से कि प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, धनावेशित होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
पे कोई आवेश नहीं होता, मतलब जिस पे कोई आवेश नहीं होता वो क्या होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। अब देखो नाभिक के अंदर दो बंदे होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। इसलिए नाभिक के अंदर केवल कौन सा आवेश है, प्लस। तो नाभिक क्या हो गया, धनावेशित हो गया। नाभिक क्या होता है, धनावेशित। अब ध्यान रखो कि जितना नाभिक के अंदर धनावेश होगा उतना ही बाहर क्या होगा, ऋणावेश होगा, उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो मतलब जितना धन आवेश परमाणु के अंदर होगा उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश होगा। इसलिए परमाणु मूल रूप से या विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर प्रश्न है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है कितनी होती है, 10⁻10 मीटर होती है। उसके बाद में हमारे पास 66 नंबर प्रश्न है, किसी यौगिक के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी यौगिक के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी, कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23 होगी। किसी यौगिक के एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23 होगी। उसके बाद में हमारे पास 67 नंबर प्रश्न है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है किसे माना जाता है, या परमाणु के भार को निकालने के लिए कौन सी इकाई को यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो 3 नंबर दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन C12 का उपयोग हम किस लिए करते हैं, किसी भी परमाणु के भार को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन परमाणु के 12 भाग को लिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होगा। अब यहाँ पे द्रव्यमानों का अनुपात पूछा गया है। तो जल का जो अणु होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु भाग लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु भाग लेते हैं। तो हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है, कि प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अब हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन संख्या होती है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। मतलब हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो मतलब इसके अंदर प्रोटॉन होता है कितना, 1 और न्यूट्रॉन होता है 0। तो दोनों की संख्या P+ में N की संख्या को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। और इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे थे। तो इसका द्रव्यमान टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मतलब इन दोनों की संख्या को द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 16। तो ऑक्सीजन जो जल है उसका, जल के अणुओं का द्रव्यमान कितना हो, 2:16। तो इसको काट देंगे, 2 से काटा तो हमारे पास आया 1:8। तो द्रव्यमानों का अनुपात सदैव हमेशा ही कितना होगा, निश्चित अनुपात के नियम होता है। तो 1:8 होगा। उसके बाद में हमारे पास 69 नंबर प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होगा। अब हमने वही बात की, द्रव्यमान अमोनिया का सूत्र है NH3। तो N नाइट्रोजन कितने नंबर पे होता है, 7 पे। तो इसका प्रोटॉन इसमें कितने पाए जाते हैं, 7। और न्यूट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं, 7। मतलब 7 और 7, प्रोटॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या 7, दोनों को मिला दें तो 14। और यह 14 क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, 3। तो इसका कितना हो जाएगा द्रव्यमान, 14:3 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, जल का परमाणु द्रव्यमान होता है। अब इसमें टोटल का पूछा गया कि जल जो होता है H2O, अब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो जल में हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के 1 अणु का द्रव्यमान 1, 2 का 2।
ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन कितने नंबर पे होती है? 8 ही प्रोटॉन होते हैं और 8 इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका द्रव्यमान टोटल कितना हो गया? 8 और 8 16। तो 16 प्लस में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो जल का जो कुल परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 18 होगा। उसके बाद में हमारे पास कुछ विशेष पॉइंट है। परमाणु संख्या जिसको जेड से लिखा जाता है, परमाणु संख्या को परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वह उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या कहलाएगी, जिसको जेड से लिखा जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अभी हमने बात की जिसको ए से लिखा जाता है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, न्यूक्लियॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है हमारे पास, परमाणु की त्रिज्या। जो परमाणु की त्रिज्या होती है, उसके बाद में यहाँ पे परमाणु का जो केंद्र होता है, नाभिक से लेके बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को किसके द्वारा मापा जाता है? नैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट हमारे पास, सबसे पहले तत्वों के लिए प्रतीक का उपयोग डाल्टन ने बताया था। जो तत्व है, जैसे कार्बन है तो कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, इस प्रकार तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखना किसने बताया था? डाल्टन ने या जॉन डाल्टन ने बताया था। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।